एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का जो चैप्टर है अपना तीसरा, मुद्रा और साख, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सारे नोट्स है ना इंपॉर्टेंट है सारे, बाकी की जो फालतू की चीज़ें थी वो मैंने लिखी नहीं है, तो आपको एक एक करके इन नोट्सों को अच्छे से देख लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा और साख की। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मुद्रा और साख, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। स्टार्टिंग में जहाँ इतिहास की बात करें, इतिहास के परिदृश्य में, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बताता हूँ। देखो, इतिहास के दौर की बात करें और अभी वर्तमान समय में, तो हम बताएं, इस शुरुआत में ना स्टार्टिंग में क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु विनिमय। फिर धीरे धीरे साम्राज्यों का विकास होने लग गया, तो उन्होंने मुद्रा स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? मुद्रा। मुद्रा से पहले उन्होंने सिक्के जारी किए थे, जिनको हाथ सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ सिक्के जारी किए थे। फिर साम्राज्य विकास हुआ तो उन्होंने धातु की मुद्रा चलाई थी। किसकी चलाई थी? धातु, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, इनकी धातुएं चलाई थी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे देशों आज़ाद हुए, बहुत सारे देश, तो उन्होंने खुद की मुद्रा जारी कर दी थी, सिक्के, जो आज की हम कहते हैं। बहुत सारे सिक्के हैं जो स्टील के बने होते हैं, तो उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा के बारे में। देखो, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मान लेना, ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए और बी नाम का, ए नाम के व्यक्ति को किसी चीज़ चाहिए, तो वो बी नाम के व्यक्ति को पैसे देकर वो चीज़ ले सकता है। अगर वस्तु विनिमय का साधन होता है, वस्तु विनिमय होता है, तो जो ए नाम का व्यक्ति होता है, उसके पास जो चीज़ है ना, उसको आवश्यकता इसे होनी चाहिए, इसे इसकी आवश्यकता, यानी दो रसोइयों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो उसके माध्यम से हो सकता है। तो वस्तु विनिमय की जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए मुद्रा एक मीडिएटर का काम करती है, माध्यम का काम करती है। ध्यान रखना। अब मुद्रा का उपयोग। हम मुद्रा के उपयोग की बात करें तो मुद्रा किस किस उपयोग में आती है, तो हम देखो चर्चा करते हैं। मुद्रा का उपयोग। मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है। तो पहले तो ये हो गई, मुद्रा के द्वारा वस्तु खरीदी और बेची जा सकती है। उपयोग के बारे में, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, यानी कोई भी चीज़ खरीद सकता है या कोई भी सेवा खरीद सकता है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं वस्तु विनिमय की। आप सब जानते हो वस्तु विनिमय होती क्या है। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वस्तु विनिमय की प्रणाली की कुछ सीमाएं होती है। कौन कौन सी? जैसे वस्तु विनिमय के लिए दोहरा संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दोहरा संयोग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति के पास मान लेना क्या है? सेब है। और बी नाम के व्यक्ति के पास क्या है? अनार। अब इनके बीच में वस्तु विनिमय तभी हो सकता है जब बी नाम के व्यक्ति को क्या चाहिए होगी? सेब। और ए नाम को व्यक्ति को क्या होगी? अनार। तभी इनके बीच में क्या हो सकता है? वस्तु विनिमय हो सकता है, अन्यथा वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहा है कि वस्तु विनिमय के लिए दोहरा संयोग की शर्त का पूरा करना बहुत ही जरूरी है। दोनों का आपसी चीज़ ध्यान रखना। धन और मूल्य के संचय में कठिनाई आती है। तो वस्तु विनिमय, तो वस्तुओं तो खराब भी हो जाती है, तो संचय करने के लिए अब पैसा को हम संचित कर सकते हैं, जबकि वस्तुओं को संचित नहीं कर सकते। निश्चित समय बाद वो खत्म हो जाएगी। अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन है। ध्यान रखना। इसके अलावा वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए कठिन है, यानी संग्रहित करना लंबे समय तक कठिन। अब बताओ, गेहूं को कितने साल तक हम रख सकते हैं? तो एक दिन क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुद्रा का संचय हो सकता है। सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विनिमय में क्या आती है? कठिनाइयां आती है। ध्यान रखना। अब देखो, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, अर्धवार्षिक में भी आ चुका है, तो वार्षिक में भी आ चुका है। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वही दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। अब मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में देखो। मुद्रा के आधुनिक रूप, कागज के नोट और सिक्के। कागज के नोट और सिक्के ये करेंसी में आते हैं। ध्यान रखना। कागज के नोट और सिक्के किस में आते हैं? करेंसी में। इसके अलावा चेक आधुनिक रूप होता है। एक व्यक्ति के पास चेक है, दूसरे को पैसे देने हैं, तो बैंक में जमा करवा दो, उसके खाते से ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे व्यक्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी होता है, यूपीआई होता है, आपको पता है। इसके अलावा मोबाइल और नेट बैंकिंग, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भारत पे, ये सारे के सारे।
ध्यान रखना इनका। अगला है करेंसी। करेंसी के बारे में, ये सामान्य धन के रूप में स्वीकार की जाती है। किसके रूप में? धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल होते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, इसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल होते हैं। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है, ये ध्यान रखना। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और अन्य उपाय नहीं है। अगला है भारत में करेंसी। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से तरफ से करेंसी जारी करता है, ध्यान रखना। जारी नोट और सिक्के जारी करता है। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। विनिमय का मतलब एक दूसरे, जैसे हमें किसी चीज को खरीदना है तो पैसे देकर उसे हम खरीद सकते हैं, ध्यान रखना। अब अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या है? पहला है सरकार की ओर से क्या जारी करना? मुद्रा जारी करना, ध्यान रखना। सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना। दूसरा, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर क्या रखना? नजर। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ध्यान रखना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। इसीलिए जितने भी बैंक है वो जो भी कार्य करते हैं उसकी निगरानी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ब्याज की दरों, ऋण की शर्तों पर निगरानी कौन रखता है? आरबीआई की। कौन सा बैंक किस प्रकार से ब्याज दर ले रहा है, इसके अलावा गरीबों को दे रहा है या नहीं दे रहा है, अमीरों को दे रहा है, किस प्रकार, सारा ध्यान कौन रखता है? आरबीआई। बैंक कितना नगद और शेष अपने पास रखे हुए हैं उसकी सूचना रखता है। यानी बैंक के पास जो नगद रुपए रखे हुए हैं उसकी सूचना भी किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। ऋण किस प्रकार वितरित करना, इसकी नज़र। यानी ऋण है ना, जो साख है, लोन है, वो किस किस को दे रहा है, इस पर भी ध्यान कौन रखता है? आरबीआई रखता है, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक है बैंकों में निक्षेप, ध्यान रखना। बैंकों में निक्षेप, इसकी बात करें। बैंकों में निक्षेप, देखो बैंक क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ बैंक होता क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा सा। देखो इधर, जैसे मान लेना ये यहाँ पर बैंक है एक। बैंक की भूमिका क्या होती है समझने की कोशिश करना। बैंक पैसे जमा करता है, ठीक है। जिनके पास आवश्यकता से ज़्यादा है वो पैसे बैंक में क्या कर देते हैं? जमा। और फिर इस जमे पैसे का वो क्या देता है? लोगों को, ऋण या कर्जदारों को लोन देता है। क्या देता है? लोन। जैसे मान लेना बैंक ने 50,000 रुपये किसी व्यक्ति ने बैंक में जमा करवा दिया है, तो ये 50,000 बैंक अपने पास नहीं रखेगी। बैंक अपना इसमें लगभग कितना परसेंट? 15% पैसे अपने पास रख लेगी। उसके बाद किसके रूप में देगी? ये ऋण के रूप में देगी। किसको? लोगों को। जब ये 50,000 रुपये में जब लोगों को ऋण देगी तो बैंक इसको देगी ब्याज। इससे क्या देगी? इसको क्या देगी? ब्याज। और इससे लेगी क्या? बैंक क्या लेगी? इससे भी ब्याज लेगी। इससे ब्याज ज़्यादा लिया जाएगा, इससे ब्याज कम दिया जाएगा, लेकिन ब्याज दिया जाएगा। जो इन दोनों के बीच में, इससे देना और इससे लेना, दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाता है ब्याज का, यानी कितने रुपए, वो बैंक की आय होती है, ध्यान रखना। इससे ही बैंक अपना खर्चा चलाता है, बैंक अपने आप को सर्वाइवल कर, ध्यान रखना, अपने आप को बनाए रखता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक बार और देख लेना फिर। अब देखो बैंकों में निक्षेप। पहला, मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का ये एक अन्य रूप, ध्यान रखना। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं, ध्यान रखना। अकाउंट खोल के पैसा जमा करते हैं। बैंक राशि स्वीकार करते हैं और इस पर क्या देते हैं? वो ब्याज भी देते हैं, इंटरेस्ट, ध्यान रखना। क्या देते हैं? ब्याज। अभी समझाया आपको मैंने। बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है? उसे निकाल सकता है। अगली है मांग जमा। मांग जमा, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। अगली है चेक की सुविधा, ध्यान रखना। चेक की सुविधा क्या होती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो चेक होता क्या है। चेक एक प्रकार का कागज का टुकड़ा होता है जो बैंक खाताधारक को देता है, ध्यान रखना।
इसमें क्या करता है, ये एक प्रकार का मुद्रा के रूप में है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंतर्गत एक बैंक करता किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। ये तो दूसरे व्यक्ति को जो वो देता है बैंक करता, जैसे मान लेना ये व्यक्ति है एक, इस व्यक्ति का ये चेक है, ठीक है, और ये दे रहा है इसे, इस व्यक्ति को ये चेक दे रहा है। तो जो ये चेक है, ये चेक ले जाएगा कौन, इस व्यक्ति को देंगे। ये व्यक्ति जाएगा बैंक में, किस में जाएगा, बैंक में। बैंक में जाकर बैंक को देगा, तो बैंक जब देगा तो इस व्यक्ति के जो पैसे थे, जो चेक था, वो इसने ले लिया और इसके फिर अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। ध्यान रखना, देखो पहला एक चेक, एक कागज, एक ऐसा कागज है जो बैंक किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का क्या देता है, आदेश देता है। किसको, बैंक को देता है, दूसरे व्यक्ति को। ये नगद के प्रयोग के बिना, ये नगद के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल करता है। आधुनिक बैंक प्रणाली, मुद्रा और जमा आधुनिक रूप से आधुनिक बैंक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अब देखो अगला है बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं। तो बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं की बात करें, ध्यान रखना इसमें बैंक लोगों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बैंक जमा के रूप में एक बड़ी राशि को क्या करता है, एकत्रित करता है। ध्यान रखना, बैंक लोगों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं और इस पर क्या करता है, बैंक जमा के रूप में एक बड़ी राशि एकत्रित करता है। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, ऐसा प्रावधान है। ऐसा प्रावधान जमाकर्ता द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है। ये ध्यान रखना, पूरा ऐसा प्रावधान जमाकर्ताओं की, यानी जो जमा करने वालों के द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है। बैंक उधारकर्ता यानी जो ऋण लेने वाले को अग्रिम ऋण देते हैं और इस पर क्या लेते हैं, वो उच्च ब्याज और कम ब्याज किसको देते हैं, जो जमा कराते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया था। ध्यान रखना, अब बात करते हैं साख के बारे में। देखो जो लोन है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ऋण के बारे में। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता यानी ऋण देने वाला उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु, सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वो भविष्य में उसका क्या करेगा, भुगतान कर देगा। भविष्य में क्या कर देगा, उसका भुगतान। की साख एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से जो देना है कर्जदाता है वो उधारकर्ता को, जो उधार लेने वाले, लोन लेने वालों को धनराशि, वस्तु, सेवाएं, अन्य आश्वासन पर उधार देता है। इस आश्वासन पर उधार देता है कि वो भविष्य में इसका क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। साख संपत्ति के रूप में देखो, त्योहारों के दौरान, जैसे एक उदाहरण है आपकी बॉक्स दे रखा है किताब में, त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिला, यानी लगभग उसको मिला 3000 जूतों का। ध्यान रखना, 3000 जूतों का। इसे उत्पादन को पूरा करने के लिए वो अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लेता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है, तो उसके बाद भुगतान का आश्वासन देता है। उसके बाद वो व्यापारी से कुछ उधार लेता है। मेरी बात को समझना, देखो क्या कहता है, मैं इसे आपको समझाता हूँ। ऊपर देखो थोड़ा सा, देखो क्या कहता है। एक कंपनी है, जूता निर्माता कंपनी, जिसका नाम सलीम है, ठीक है। अब उसको एक व्यापारी ने 3000 जोड़ी जूते बनाने के लिए कहा, तो ये व्यक्ति व्यापारी से क्या लेता है, उधार लेता है। 1000 उसे पहले देने के लिए बोल रहा है जूते, तो उधार लेता है कौन, ये व्यक्ति सलीम। ध्यान रखना, तो उधार लेता है, तो इसने उधार दे दिए क्या खरीदने के लिए, चमड़ा खरीदने के लिए, उसको चिपकाने के लिए वस्तु उनकी, तो बना दिए, उसको दिए। तो ये समय पर ऑर्डर भी पूरा कर देता है ये सलीम जो, और उससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है इस उधार का, इस साख का। एक तो ये है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, समझना। महीने के अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है और अच्छा लाभ कमाता है। उसे जो भी उधार लिया है उसका वो भुगतान कर देता है। इसका मतलब उससे फायदा हुआ है, सकारात्मक हुआ। ध्यान रखना। अगला है साख ऋण जाल के रूप में। अब साख किसके रूप में, ऋण जाल के रूप में। ध्यान रखना, देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, साख संपत्ति के रूप में पढ़ा था कि इससे फायदा भी हो सकता है। अब इसकी वजह से ऋण जाल में भी पहुंच सकता है। देखो, एक किसान स्वप्न कृषि के खर्च के लिए वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है व्यापारी। ध्यान रखना, उसे भूस्वामी से।
लेकिन दुर्भाग्य से फसल में कीड़ा या अन्य किसी वजह से बर्बाद हो गई। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। ध्यान रखना। अब सलीम और स्वप्ना दोनों के लिए ऋण की अलग अलग परिस्थिति, ध्यान रखना, दोनों के लिए अलग अलग थी। कैसे थी अलग अलग? देखो, सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई, उसने लाभ भी कमाया और ऋण भी चुका दिया। ध्यान रखना। स्वप्ना के लिए ऋण की नकारात्मक भूमिका रही, वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी, वह कर्ज जाल में फंस गई और उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा था। ध्यान रखना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, ध्यान रखना इसके। अब देखो, कर्ज जाल से उत्पन्न समस्याएं। कर्ज जाल से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी है? जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है, या उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति को बेचना पड़ जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या उसकी बद से बदतर हो जाती है। यानी जब वो अपना लोन चुका नहीं पाता है तो वह कर्ज के जाल में फंस जाता है। कर्ज के जाल में फंसने के बाद उसके पास अपनी जितनी भी संपत्ति है, जमीन जायदाद, वो है सब कुछ बेचना पड़ जाता है। बेचने के बाद उसकी हालत क्या हो जाती है? खराब ही हो जाती है। ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित करने के लिए ऋण की शर्तें कहा जाता है। ध्यान रखना। ब्याज दर कितनी देनी है, समर्थक, ऋणाधार, यानी इसके साथ कौन कौन है, गारंटर, आवश्यक कागजात की आवश्यकता पड़ती है, भुगतान के तरीके, यानी मोबाइल से कटेगा, ईएमआई किस प्रकार से करेगा, किस हिसाब से पैसा देगा, ये सारी ऋण की क्या होती है? शर्तें होती है। ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती है। देखो, समर्थक, ऋणाधार, उधारदाता, उधार प्राप्तकर्ता, उधार देने वाला, उधार लेने वाला से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिसे बेचकर वह अपनी ऋण की राशि को क्या कर सकता है? वसूल कर सके। ये परिसंपत्ति ही समर्थक ऋणधार कहलाती है। ऋणधार मतलब आप सीधी सी बात है, मारवाड़ी भाषा में कह सकते हैं गारंटर किसी चीज़ का। अब किस चीज़? परिसंपत्ति। जैसे इससे गारंटी के रूप में क्या कि मैं आपके यहाँ पर क्या जमा करवा दूंगा? सोना जमा करवा दूंगा, कागज जमा करवा दूंगा जमीन के, या प्लॉट के कागज जमा करवा दूंगा। उसके आधार पर अगर वो पैसे ना भी दे तो उसे वो पैसा चुकता कर सकता है। उदाहरण, कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि हो सकते हैं। ध्यान रखना, क्या हो सकते हैं? ये ऋणाधार हो सकते हैं, समर्थक। अब विविध प्रकार की क्या होती है? साख की व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरण की मरम्मत आदि काफ़ी खर्च होता है। ध्यान रखना। एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख और ऋण की व्यवस्था हो सकती है। जैसे कैसे कैसे हो सकती है, हम चर्चा करते हैं। पहले, साहूकारों से ऋण लेना। किससे लेना? छोटे किसान गांव के साहूकार से ब्याज की दर पर उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं। साहूकार होते हैं 10 का ब्याज, 5 का ब्याज, 2 रुपये सैकड़े के ब्याज से इस प्रकार से ले लेते हैं, जिससे उनकी हालत क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है, चुका नहीं पाते, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों से ऋण। किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल को बेचने का वादा मिलता है। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने की अतिरिक्त अदा भी किया जाता है। वह कम कीमत पर किसानों को फसल खरीदता है जब कीमत उच्च होती है और उसे बेचता है। कहने का मतलब है कि खेती के लिए हम अगर ब्याज किसानों से, खेती के लिए हम क्या ऋण ले? किससे? व्यापारियों से। तो व्यापार हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हमने उनसे कर्ज तो ले लिया, अब जो हमारी फसल हुई वो हमें उसे ही बेचना पड़ेगा, फिर ये होता है, और वो भी कम कीमत पर। ध्यान रखना। अगला है बैंकों से ऋण। किससे? पहला होगा साहूकारों से ऋण, दूसरा व्यापारी से ऋण, तीसरा बैंकों से। मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं और बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधा भी प्रदान करता है। अब बहुत सारे मालिक से भी लेते हैं। नियोक्ता से ऋण देखना। भूमिहीन कृषि मजदूर और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ता यानी अपने जो मालिक हैं उन पर ही निर्भर रहते हैं, इस जो भी है उनका जहाँ पर वो काम करते हैं। जमींदार प्रत्येक महीने 5% की ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देते हैं और ऋण के बदले में जमीन मालिकों के लिए काम करते हैं। अगला ऋण है सहकारी समितियों से। पहला किससे था? ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, साहूकारों से ब्याज लेना कि
साहूकार होते हैं उनसे क्या लेना, ऋण लेना। उसके अलावा व्यापारियों से लेना, किससे लेना, व्यापारियों से। बैंकों से ऋण लेना, नियोक्ता से यानी मालिक से ऋण लेना। अगला है सहकारी समितियां। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते ऋण का स्रोत होती है। सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती, कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, घरों के निर्माण तथा अन्य खर्चों की खरीद के लिए क्या प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। अब देखो, कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं देने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की अनुपस्थिति, समर्थक ऋणदार न होना यानी गारंटर के रूप में कुछ भी नहीं होना, जरूरी कागजात न होना, ऋण की शर्तें पूरा नहीं कर पाना, ये ध्यान रखना। भारत में ऋणों को दो वर्गों औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ऋण क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी अब हम कह सकते हैं दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक क्षेत्र, जिसमें आते हैं बैंक और सहकारी समितियां आती है, ध्यान रखना, ये लीगल होती है, ध्यान रखना। अनौपचारिक में होते हैं मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान आदि शामिल है, ध्यान रखना। वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के सहायक के स्रोत इस प्रकार है, यानी 1000 लोगों में किसने किस हिसाब से ऋण लिया है, तो उसका डाटा देखो। व्यवसायिक बैंक 25%, सहकारी समितियों से 25, अन्य अनौपचारिक से 5, रिश्तेदार मित्र से 8, सरकारी से 1, जमींदार से 1, साहूकार से 33% और अन्य औपचारिक स्रोत से 2%। ध्यान रखना, ये साहूकारों से जो 33% है ना, ये केवल और केवल किन क्षेत्रों में होता है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है आपको। अब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन। साख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, ध्यान रखना। सबसे पहले हम औपचारिक क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं। पूरा चैप्टर आज ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। औपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताएं, ये अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है, ध्यान रखना। औपचारिक में कौन कौन आते हैं आपको पता है, बैंक आता है और इसके अलावा कौन आता है, सहकारी समितियां। दूसरा, समर्थक ऋणदार ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये क्षेत्र मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित होता है, यानी उनकी देखरेख में होता है। इसमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल है। ये 4 विशेषता याद रखनी है आपको। अगला है अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताएं। ये क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाता है, ध्यान रखना। ये क्षेत्र अपने ऋणों पर क्या लगाता है, उच्च ब्याज दरें लगाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है। इन अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणदार की सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि जान पहचान होती है तो कहीं जाएगा नहीं, तो उस हिसाब से ये उधारकर्ता के ऋण को बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है, अर्थात उन पर ऋण का बोझ अधिक हो सकता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र यानी साहूकार, महाजनों से लेने वाला से उधार लेकर उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे उधार की ब्याज दरें उच्च होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। चौथा, हालांकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपनी उधार की जरूरत के लिए औपचारिक तथा और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के समर्थक ऋणदार की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। अब देखो, अगर इस चैप्टर से और मोस्ट कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये ध्यान रखना, स्वयं सहायता समूह पर आएगा, आपके 4 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्वयं सहायता समूह है, जिसको SSG कहते हैं, ध्यान रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है इसे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया गया एक समूह होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं ग्रुप बनाकर, ध्यान रखना। फिर उन महिलाओं को बैंक द्वारा क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। देखो, स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले हैं। वे एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं, यानी 7 दिन में कितने रुपए, जैसे एक ग्रुप होता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, आप भी देखा होगा, हर 7 दिन में वो 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हर 7 दिन में क्या कराते हैं, एक ग्रुप बनाकर उसमें क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करवाते हैं, ध्यान रखना, समान पृष्ठभूमि वाले। फिर उनको जब ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष को पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो अपना क्या कर सकता है, कोई भी
किसी भी प्रकार का रोजगार वो कर सकता है। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। वैसे ध्यान रखना ऑफिशियल रूप से तो कितने सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य होते हैं, लेकिन आपकी किताब के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको। वैसे होते कितने सदस्य हैं ग्रुप में, एक में 10 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज से बहुत ही क्या होता है, कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में है तो वह बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य भी है। बैंक से क्या प्राप्त कर सकता है, वो ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 वर्षों के बाद ये समूह नियमित रूप से बचत में है तो वो बैंक से क्या प्राप्त कर सकता है, ऋण प्राप्त करके समूह के जितने भी सदस्य हैं वो उसमें बांट सकते हैं, उसे ध्यान रखना। अब देखो, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के पीछे मूल कारण क्या है। गरीबों को संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, पहला कारण मूल तो ये ध्यान रखना। स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, खुद का धंधा खोल सकता है, रोजगार कर सकता है। शोषण से बचाना, जो जितने भी उच्च वर्ग कर्जदार हो जाते हैं वो महाजन बनियों से, जिनसे ज़मीन चली जाती है, वो कर्जदारों को ऋण जाल से बचाना, ध्यान रखना। इसके अलावा स्वावलंबन व रोजगार। अब देखो, स्वयं सहायता समूह के कार्य, स्वयं सहायता समूह के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। बिना समर्थक ऋणदार के लिए ऋण देना, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना है, ऋण दे देते हैं। सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, जितने भी सदस्य हैं उनकी जमा पूंजी इकट्ठा करना। ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना। कम ब्याज दर पर ऋण देना, कम ब्याज दर पर क्या देना, ऋण देना। और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर क्या करना, चर्चा का मंच। यानी एक ग्रुप होता है, उसमें अलग अलग फील्ड की महिलाएं आती है, एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि की, वो उनको आकर वहाँ पर एक मंच प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अपना ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।